So in this video, we are going to learn or discuss about reduction of reducible representations into irreducible representation. Reducible representation को irreducible representation में convert कैसे करते हैं, that we are going to discuss in this video. For that purpose, we have to have two things. First, अपने पास एक करेक्टर टेबल होनी चाहिए, कोई से भी पॉइंट ग्रुप को पॉइंट ग्रुप की करेक्टर टेबल होनी चाहिए। एंड सेकंड, कोई से भी मीन्स जिसके लिए पूछा गया उस पॉइंट ग्रुप की करेक्टर टेबल होनी चाहिए। एंड सेकंड, उसी पॉइंट ग्रुप के रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अपने पास होने चाहिए जो कि 3n कोऑर्डिनेट बेसिस पर डिराइव किए गए हो। So we need two things. First, corrected table for particular group that is asked, and second is reducible representation, derived reducible representation on the basis of 3n coordinates. So now we have to reduce these. We have to reduce these reducible representation into RIR irreducible representation. For that purpose, we have to use a formula, and formula is NIR is equal to 1 by H summation of x1 y1 z1 plus x2 y2 z2 plus x3 y3 z3 and so on. Here, what is the NIR? N means number of irreducible representation. We have to find out the number of irreducible representation for particular uh, irreducible representation like this. For example, if we are going to find out number of irreducible representation, then we have to find out for a1, a2, b1, b2, यानी कि अपने को चारों के लिए जितने भी करेक्टर टेबल में इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं मोलिकन सिंबल वाला है, वो सारे उन सब के लिए अपने को रिडक्शन करना है। एंड ये फॉर्मूला यूज करके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है उनके लिए। Now, in this formula, what is NIR? As I told you, it is number of irreducible representation, and 1 by H. H is the order of that point group. जो भी आपको करके टेबल दी हुई है या पॉइंट ग्रुप दिया हुआ उसके लिए ऑर्डर हो गया। Then x1 y1 z1 plus x2 y2 z1. So now come to the x1. x1 क्या है? करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। वो आपको क्या करना है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ये जो 3n कोऑर्डिनेट बेसिस के ऊपर डिराइव की हुई है उससे लेना है। सो करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल अपन नंबर ऑफ आई आर ए वन के लिए निकाल रहे हैं, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x क्या होता है? करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ई ओनली। सो ई के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेक्टर कितना? 9। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9। सिमिलरली y क्या होता है? y इज द करेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। अगेन अपने को ई चेक करना है, उसके लिए इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर कितना है। तो अपन a1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ आई आर, तो ई के लिए करेक्टर कितना हो गया? 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एंड z क्या है? z इज द कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, यानी कि ई सी टू सिग्मा एक्स जेड या सिग्मा वाई जेड जो ये सिमेट्री एलिमेंट है इस पॉइंट ग्रुप टेबल में, करेक्टर टेबल में, उसके आगे क्या लिखा हुआ? आगे अगर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1। अगर लिखा है तो अपने को कंसिडर करना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1। तो z1 क्या हो गया? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? इसके आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा करेक्टर टेबल में देर आर 2c2 या जो भी हो 3 सिग्मा एक्स जेड या ऐसा कुछ लिखा होगा, तो दीज आर कोफिशिएंट। और ऐसे समझने के लिए सपोज को वी हैव अ रिएक्शन लाइक 3a plus 2b is equal to 4c, so 3 2 and 4 ऐसे जो लिखा हुआ है, दीज आर द कोफिशिएंट। तो वो कोफिशिएंट हो गया। ओके, अब ये x1 y1 z1, 1 1 क्या है, 2 2 क्या है, 3 3 क्या है? तो 1 1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, 2 2 मीन्स सेकंड एलिमेंट, 3 3 मीन्स थर्ड एलिमेंट एंड 4 4 मीन्स फोर्थ एलिमेंट। जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने अपन को सेट बनाने रहते हैं x1 y1 z1 के, और फिर इनको सबका ऐसे मल्टीप्लाई करके समीशन करना रहता है। सो ये फॉर्मूला यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नाउ suppose in this corrected table we have to find out the irreducible representation for a1। तो फर्स्ट a1 लिखेंगे अपन यहाँ पर, फिर उसका फॉर्मूला 1 by h। h क्या है? इट इज द ऑर्डर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट C2V point group। So C2V point group, the order of C2V point group is
4, so we will put here 4. Then summation 9 क्या हुआ ये, it is the x1 value. x1 कैसे हुआ, because e का करेक्टर कितना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, देखिए e इज इक्वल टू 9, so that's why it is 9. y का कितना है 1 एंड z का कितना है कुछ नहीं है, मतलब 1 यहाँ पर, so that's why we अपन ने क्या कर ली, वी हैव पुट द वैल्यू फॉर x1 y1 एंड z1. सिमिलरली ये दूसरे एलिमेंट के लिए, सिमिलरली ये तीसरे एलिमेंट के लिए, सिमिलरली ये चौथे एलिमेंट के लिए, अगर और भी एलिमेंट हो तो अपन को ऐसे ऐसे करना रहता है. तो इन सबको अपन सॉल्व करके फर्स्ट में अपने के पास वैल्यू आ जाएगी 3a1. अगर इसको इफ वी विल सॉल्व इट देन वैल्यू विल बी, आंसर विल बी 3, सो वी कैन राइट 3a1. नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी 3, सो नंबर ऑफ IR फॉर a1 इज इक्वल टू 3a1. सिमिलरली अपन a2 के लिए सॉल्व करेंगे तो इट विल बी a2. Similarly, if we solve for b1, then it will be 3b1, and for b2 it will be 2b2. So at the end we can write 3a1 plus a2 plus 3b1 plus 2b2. So ये क्या आ गया आपके पास, irreducible representation for reducible representation. किसी भी reducible representation का अपन ने रिडक्शन कर दिया है किसमें, irreducible representation का. और यही चीज क्या कहलाती है, टोटल मोड्स. टोटल मोड्स कहलाती है. कभी भी आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं कि टोटल मोड्स कितने हैं, तो आपको ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद you have to find out the total modes. So these are also known as total modes. और इसी तरह अपन किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए करेक्टर टेबल की हेल्प से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का we can deduct them into irreducible representation, or at the end we can find out the total modes. So these are total modes. एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कुछ भी ऐसा करेक्टर टेबल दे देंगे, फिर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी दे देंगे, और फिर बोलेंगे कि जस्ट फाइंड आउट द टोटल मोड्स. सो आपको इस पूरा फॉर्मूला लगा के यूज करके और आपको टोटल मोड्स फाइंड आउट करना है. दीज आर टोटल मोड्स. नाउ we will discuss about the application of group theory. This is a very important part. So first application क्या होती है इसकी, infrared and Raman spectroscopy. These IR represents infrared and Raman spectroscopy. सो अब इसको समझते हैं. इसके लिए जस्ट अपने को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर बेस्ड ऑन वाइब्रेशन अकर्स इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उनके ऊपर बेस होती है इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो फर्स्ट अपने को चेक करना है बेसिक थिंग्स वी हैव टू डिस्कस. सो कोई भी अगर मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल. फर्स्ट ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन. कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें तीन तरह के मोशंस प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन. अब जो ट्रांसलेशन मोशंस होता है वो उनके वेक्टर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड. सो करेक्टर टेबल में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स देख के अपन वी कैन फाइंड द ट्रांसलेशन मोशन. कि करेक्टर टेबल में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो भी होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन को. और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, हमेशा 3 होती है, याद रखना. द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3 फॉर ट्रांसलेशन मोशन, वेदर मॉलिक्यूल इज लीनियर और नॉन लीनियर. अगर मॉलिक्यूल लीनियर है चाहे नॉन लीनियर है तो उसके लिए भी ट्रांसलेशन मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ऑलवेज 3. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ जो रोटेशनल मोशंस होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड. आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड ये होते हैं रोटेशनल मोशन. इसको समझने के लिए रोटेशनल मीन्स आर, तो आर जिसके साथ लगा हुआ वो एक्स वाई जेड. So Rx, Ry and Rz represent the rotational vector. Okay. Now the degree of freedom for rotational vector in non-linear molecule. अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाता है, नॉन लीनियर एंड लीनियर दोनों की अलग अलग बात होती है. ट्रांसलेशन मोशन में दोनों के लिए एक ही बात है. ओके. बट रोटेशनल केस में क्या हो रहा है, दोनों के लिए अलग अलग बात है. तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है एंड इसके अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है. तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल ऑलवेज बी 3 नॉन लीनियर के लिए, और लीनियर के लिए कितनी होगी 2. किस केस में, रोटेशनल के केस में. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम in linear molecule is always 2 and for non-linear molecule it is always
3. So that you have to remember. Third thing, vibrations. So vibration degree of freedom for non-linear molecule कितनी होती है? 3n-6, and for linear molecule it is 3n-5. So what is the n? N is the number of atoms. Number of atoms. Non-linear के लिए 3n-6, linear के लिए 3n-5. That you have to remember. And one more thing which is very important, you have to remember always that जो vibrations हैं, vibrational modes are not given in character table. Character table में vibration modes direct नहीं दिए जाते हैं. करेक्टर टेबल में वाइब्रेशन मोड्स डायरेक्ट नहीं दिए जाते, ये आप याद रखना, डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट. द सिमेट्रिक स्पीसीज ऑफ वाइब्रेशन कैन बी ऑब्टेन बाय सबट्रैक्टिंग सिमेट्रिक. ओके, सो सपोज, what did I say? I said that the vibration modes are not given in character table directly, but translation and rotational motions or modes are given directly. So we have total modes as we discussed in our last slide कि अपन reduction करने के बाद we have total modes. So we have total modes and character tables. With the help of character tables we can easily find out translation and rotational modes. So we have total modes, we have translation and rotational modes. So if we subtract the translation and rotational modes from total modes, then we can easily find out vibration modes. तो अपने पास क्या है, करेक्टर टेबल से अपन को ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोड्स आ जाता है, एंड रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके टोटल मोड्स आ जाते हैं. तो टोटल मोड्स से अगर अपन माइनस कर देते हैं ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोड्स, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, वाइब्रेशन मोड्स. ओके, तो ये अपन को ट्रिक यूज करना है. अब नाउ कम टू दिस एग्जांपल. अभी H2 मॉलिक्यूल है, C2V.0, इसकी करेक्टर टेबल ये होती है. ओके, एंड वाइब्रेशन मोड्स कितने हो गए, 3n-6. सो टोटल वाइब्रेशन मोड्स कितने हो जाएंगे इसमें अगर अपन फाइंड आउट करें, बिकॉज इट इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई इट विल यूज वी विल यूज 3n-6 फॉर्मूला. So 3 into 3, 3 is the number of atoms. So total modes of vibration only. We are not talking about translation and rotational right now. So टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, 3. अब इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट वी हैव टू डिस्कस. फर्स्ट, टोटल मोड्स ये अपन ने निकाल लिए करेक्टर टेबल से और उस 3n कोऑर्डिनेट बेस के सिस्टम से रिडक्शन करके. सो दीज आर टोटल मोड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 3a1 प्लस a2 प्लस 3b1 प्लस 2b2. ये कहाँ से आए हैं, ये अपन ने अभी लास्ट 2-3 स्लाइड में डिस्कस किया था कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का रिडक्शन करते हैं अपन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, तो अपने पास टोटल मोड्स आते हैं. सो दीज आर दोज. ओके, नाउ अपन अभी पता है कि ट्रांसलेशन मोड्स के लिए कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई और जेड. ट्रांसलेशन मोशन के लिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, एंड रोटेशनल के लिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एक्स आर वाई एंड आर जेड, एंड दीज टू आर डायरेक्टली गिवन इन करेक्टर टेबल. ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोड्स होते हैं वो डायरेक्टली करेक्टर टेबल में दिए होते हैं. तो एक बार वापस मैं आपको करेक्टर टेबल पे लेता हूँ. ओके, ये देखो, अब अपने को ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोड्स क्या होता है, डायरेक्ट करेक्टर टेबल में दिए होते हैं. सो एंड ट्रांसलेशन मोड्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, रोटेशनल मोड्स आर एक्स आर वाई एंड आर जेड. तो अपने क्या चेक करना है कि सपोज ये A1 के लिए चेक कर रहे हैं अपन, तो A1 के लिए सीधी इस लाइन में देखो कि ये फिफ्थ कॉलम, ये जो फिफ्थ कॉलम होता है ये बेसिस फंक्शन का होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. फिफ्थ कॉलम इज बेसिस फंक्शन एंड सिक्स्थ कॉलम रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक फंक्शंस. छठा कॉलम जो है ये लास्ट वाला, ये क्वाड्रेटिक, not it is fourth column. Okay, third column represents basis function and fourth column represents क्वाड्रेटिक फंक्शन. ओके, तो अपने को सपोज ट्रांसलेशन मोड सबसे पहले देखना है, और ट्रांसलेशन के लिए कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स वाई जेड. तो A1 के सामने आप देखो कि वेदर एक्स वाई और जेड कोई भी इनमें से एनी वन ऑफ दीज प्रेजेंट है या नहीं. तो अपन देखेंगे, चेक करेंगे, तो A1 के सामने देखो जेड प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड में से जेड प्रेजेंट है. तो अपन कहेंगे कि जो A1 है इट इज ट्रांसलेशन मोड. A2 के लिए चेक करेंगे तो इसके आगे एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, इसको छोड़ेंगे. B1 को चेक करेंगे, इसके आगे एक्स लिखा हुआ थर्ड कॉलम में, तो ये क्या कहेंगे अपन, यस इट इज ट्रांसलेशनल मोड.
B2 के लिए y लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी अपन बोलेंगे ये भी ट्रांसलेशन मोड है। नाउ कम टू द रोटेशनल मोड। तो A1 के आगे RX RY RZ तीनों में से कुछ नहीं लिखा है, तो वी विल से दैट इट इज नॉट रोटेशनल मोड। A2 के आगे RX लिखा है, RZ लिखा है, B1 के आगे भी RY लिखा है, B2 के आगे भी RX लिखा है, तो अपन कहेंगे A2 B1 एंड B2 तीनों क्या हो गए, रोटेशनल मोड। तो ट्रांसलेशन रोटेशनल तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया इसमें से। ओके, अब वापस चलते हैं अपन वहां पर। ओके, तो ट्रांसलेशन मोड्स कौन से आ गए, A1 B1 एंड B2 अभी मैंने आपको समझाया। एंड सिमिलरली रोटेशनल मोड्स कौन कौन से हैं, A2 B1 एंड B2। नाउ वी हैव टोटल मोड्स, वी हैव ट्रांसलेशन मोड्स, वी हैव rotational mode. So if we do sum translation and rotational, then subtract from total modes, then we can easily find out the vibration mode. So total modes 3A1 plus A2 plus 3B1 plus 2B2. Translation modes A1 plus B1 plus B2. Symmetry for rotational modes A2 plus B1 plus B2. So vibration modes we can easily find out. So these are total 2A1 plus B1. So 2 plus 1 यानी 3. It means अपन ने जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था करेक्टिव टेबल में 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हो गए, 3। ओके, सो दीज आर वाइब्रेशन मोड्स 2A1 प्लस B1। नाउ अब वाइब्रेशन में क्या होता है, अभी अपने को देख पता है, अभी अपन ने डिस्कस किया कि वाइब्रेशन में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आती है एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आती है। तो कभी कभी आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि विच मोड इज रमन एक्टिव और विच मोड इज IR एक्टिव। तो अपने को ये वाइब्रेशन मोड से ही चेक करने हैं अब। नाउ वी विल नॉट गो फॉर एनी अदर मोड। नाउ वी हैव A1 एंड B1, these are related to vibration mode, so we will play or we will deal with A1 plus B1 only। so अब इनको ही अपन देखेंगे। अब इसमें से अपने को IR अलग करने हैं रमन अलग करने हैं, या फिर कौन से IR और रमन दोनों दे रहे हैं वो भी चेक करना है। ओके, तो IR चेक करने के लिए अगेन इस मोड में अपन XYZ कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। IR चेक करने के लिए we will again check x, y and z coordinates for these two vibrational modes only. And for the Raman spectroscopy or Raman activity, we will check quadratic function for these two only. So A1 और B1 में ही अपन देखेंगे कि x, y, z किसके साथ प्रेजेंट है और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो लास्ट कॉलम है वो किसके साथ प्रेजेंट है। ओके, so let's go for again, let's go to corrected table again। okay, now we will deal with A1 and B1 because अपन को पता चल गया है कि A1 and B1 are only vibrational mode। अभी अपन ने पूरा कैलकुलेशन करके देख लिया। तो A1 के सामने Z लिखा है तो यस वी विल से इट इज रमन एक्टिव। B1 के आगे भी X लिखा है, इट मींस वी विल से इट इज, सॉरी, A1 लिखा है, A1 के आगे Z लिखा है, इट मींस वी विल से यस इट इज IR एक्टिव। B1 के आगे X लिखा है, इट मींस वी विल से यस इट इज IR एक्टिव। तो दोनों A1 एंड B1 क्या हो गए, IR एक्टिव। क्यों, क्योंकि IR एक्टिविटी के लिए अपन वाइब्रेशन मोड में वी विल सी और वी विल चेक XYZ कोऑर्डिनेट्स। एंड रमन के लिए अपन क्या चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ओके, तो A1 के सामने देखो लास्ट कॉलम में कुछ लिखा है, हाँ लिखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इट मींस इट इज रमन एक्टिव। B1 के आगे भी कुछ लिखा है लास्ट कॉलम में, यस जेड एक्स लिखा है, कोई भी होना चाहिए, तो क्या हो गया, वी विल सी यस इट इज रमन एक्टिव आल्सो। सो क्या हुआ, A1 एंड B1 बोथ आर IR एक्टिव एज वेल एज रमन एक्टिव। सो ओके, सो बोथ क्या हो गए, IR एक्टिव भी हो गए एंड बोथ आर रमन एक्टिव। सो दिस इज द वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी फॉर इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एग्जाम में से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको मोड्स दे देंगे, देन दे विल आस्क कि विच मोड्स विच मोड आर विच मोड्स आर रमन एक्टिव और IR एक्टिव और बोथ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। होप आपको ये समझ में आ गया। नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा।